बढ़ सकता है। 1980 से लेकर 90 के बीच में बिहार के लोगों ने कांग्रेस को बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया। आपको मालूम है कितने मुख्यमंत्री बने 10 साल में? 5 मुख्यमंत्री बने 80 से लेकर 90 के बीच में, और 90 से लेकर 2005 पति पत्नी की सरकार, और उसमें भी करीब 7 साल कांग्रेस शामिल थी। इसलिए मित्रों, ये लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल नहीं, 1961 से लेकर और 2005 में इसलिए 45 साल, तो आज हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल है। उनको जवाब देना पड़ेगा कि 45 साल आप लोगों को राज करने का मौका मिला, आपने क्या किया और हम लोगों ने क्या किया। और मित्रों, इतना ही नहीं, केंद्र में 55 साल से ज्यादा कांग्रेस का शासन रहा, और केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल के लिए, 6 या 7 साल, और नरेंद्र मोदी जी 6 साल, तो हमारा 12 साल और आपका 55 साल। बताएं, राजद कांग्रेस के लोग, केंद्र में 55 साल आपने राज किया, आपने बिहार के लिए क्या किया। इसलिए मित्रों, ये लड़ाई 45 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है, 55 साल बनाम 12 साल की लड़ाई है। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए। 55 साल में बिहार में एक मेडिकल कॉलेज खुला, केवल एक, भागलपुर मेडिकल कॉलेज। NMCH, SKMCH ये सरकार ने नहीं खोला, ये प्राइवेट खुला, जिसको टेक ओवर कर लिया तत्कालीन सरकार ने। तो आपने 55 साल में एक मेडिकल कॉलेज खोला भागलपुर में, और 15 साल में हम लोगों ने 5 जगह MBBS की पढ़ाई प्रारंभ कर दिया, और 11 जगह मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम चल रहा है। आपको 55 साल का मौका मिला, केवल 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले बिहार में, केवल 2, और हम लोगों ने 15 साल में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया। आपके 55 साल में 13 पॉलिटेक्निक, हम लोगों ने 31 नए पॉलिटेक्निक 15 साल में खोला है। ITI 55 साल में 29 ITI, और आज हम लोगों ने 120 नए ITI खोलने का काम किया है। और प्राइवेट ITI की तो गिनती नहीं है कि गिने चुने ITI थे। हम लोग के कार्यकाल में 1200 से ज्यादा प्राइवेट ITI खुले। नड्डा जी, आप तो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे, 24 जी बैठे। बिहार में नर्स नहीं थी, केरल की नर्सें आती थी, अस्पताल में जाते थे PMCH में। आज केरल की कोई नर्स दिखाई नहीं पड़ती है। आज बिहार के अंदर हर मेडिकल कॉलेज में कुछ जगह खुल गया, और नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हर जिले में GNM खोला है, हर मंडल में ANM, 33 पैरामेडिक, 5 फार्मेसी संस्थान। और जो लोग नौजवानों की बात करते हैं, 5 साल के अंदर जब बैंकों ने छात्रों को पढ़ाई के लिए लोन देना बंद कर दिया, अरे भैया बात मत करो साहब, जब 5 साल जब बैंकों ने छात्रों को लोन देने में कोताही की, आपको मालूम है 1 लाख से ज्यादा छात्रों को 1100 करोड़ रुपए अपने खजाने से निकालकर बिहार की सरकार ने देने का काम, और ब्याज की दर क्या है? केवल 4%, और लड़कियों के लिए केवल 1%। और मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अगर लोन वापस नहीं कर सकोगे तो तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। किसी भी गरीब लड़के को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वापस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए मित्रों, ये है बिहार का विकास। ये नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। 15 साल में आपको मौका मिला। झारखंड जब बिहार के साथ शामिल था, आपने करीब 95,000 लोगों को रोजगार दिया, सरकारी नौकरी, बेरोजगार नहीं, सरकारी नौकरी। और हम लोगों ने 15 साल में 6,08,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। 4 लाख तो केवल शिक्षकों को बहाल करने का काम किया है। इसलिए मित्रों, इस चुनाव के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। हर चुनाव में लोग कहते थे बिजली सड़क पानी है, बिजली सड़क पानी में मुद्दा तो हिम्मत है तो विपक्ष इसको चुनाव का मुद्दा बनाए। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, सब लोग यहाँ बैठे मालूम है। पट्टी में रात को उठकर हम लोग को 1 बजे रात को जनरेटर चलाना पड़ता था। आज जनरेटर क्या भूल गए लोग, इन्वर्टर भूल गए।
और बिहार के गांव के अंदर 18 घंटे 20 घंटे बिजली है। आज बिजली चुनाव का मुद्दा नहीं है, आज सड़क चुनाव का मुद्दा नहीं है, केवल नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे नहीं, तो गांव को भी सड़कों से जोड़ा गया और गांव के भीतर की जो नली और गली है उसको भी बनाने का काम किया गया है। पानी कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, हर घर में पाइप से पानी पहुंचा दिया गया है। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो हमारे विपक्षियों ने माइग्रेंट लेबर को मुद्दा बनाने का प्रयास किया। कहीं बयान छपता है प्रवासी मजदूर माइग्रेंट लेबर चुनाव का मुद्दा। इतनी मदद की हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों की गदगद है। नरेंद्र मोदी ने मदद की, बिहार सरकार ने मदद की, कोरोना को लोगों ने मुद्दा बनाने का प्रयास किया। या 2-2, 3-3 बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए, पीएमसीएच खाली पड़ा है, एम्स खाली पड़ा है, एनएमसीएच खाली पड़ा है। कोरोना के पीड़ित भर्ती होने के बेड्स खाली पड़े। हम लोगों ने कोरोना की जंग को भी फिलहाल जीतने का काम किया है। ये मैं दावा नहीं करता, तो आगे फिर बढ़ सकता है, आगे फिर बढ़ेगा। तो इतना इंतजाम कर दिया है कि आगे भी इसका मुकाबला करने में सक्षम होंगे। तो अब कोरोना का मुद्दा खत्म हो गया। अब कोई विरोधी दल का बयान कोरोना पर नहीं आता है। प्रवासी मजदूर का मुद्दा खत्म हो गया, बाढ़ का मुद्दा खत्म हो गया। अभी तो बाढ़ में बाकी 1 महीना, 20 लाख लोगों के खाते में 1100 करोड़ हम ऑलरेडी भेज चुके हैं। मित्रों, कोई संकट आए, हर संकट को चुनौती और चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता इस सरकार के अंदर है। चमकी बुखार से 100 से ज्यादा बच्चे मर गए, सबों को दुख था। इस साल 5 बच्चे भी नहीं मरे होंगे चमकी बुखार से। इसलिए मित्रों, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या और कोई मामला हो, हर संकट का हम लोगों ने इसलिए हर मुद्दे को खत्म कर, जैसे मैंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, कोरोना, प्रवासी मजदूर, लॉ एंड ऑर्डर, जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहें, एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और मित्रों, अगर नरेंद्र मोदी जी का सपना आत्मनिर्भर भारत का है, तो आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, जब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनेगा। एक राज्य जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी आत्मनिर्भर भारत का सपना और पूरा होगा। इसलिए मित्रों, ये चुनाव का मुद्दा केवल विकास होगा। सुशांत राजपूत या कंगना रनौत ये मुद्दा नहीं होगा। लेकिन मैं कांग्रेस राजद के लोगों से पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में तो यूपी की सरकार है, यहां पर आप विधानसभा में कहते सीबीआई की जांच हो, लेकिन आप ही की सरकार जो महाराष्ट्र में है वो सीबीआई जांच का क्यों विरोध कर रही थी? ये दोहरापन नहीं चलेगा। बिहार के लोग इस दोहरेपन को जानते और पहचानते हैं। यहाँ एक बयान और महाराष्ट्र में दूसरा बयान। कंगना रनौत के मामले में सोनिया जी ने चुप्पी क्यों साध लिया? इसलिए मित्रों, एक बात और अंत में कह दूं, कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि लालू जी जेल से बाहर निकल जाएंगे तो तीर मार लेंगे, एनडीए गठबंधन का सफाया हो जाएगा। आपको याद करा दें, 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू जी जेल में नहीं थे, बाहर थे, और घूम कर मीटिंग्स की थी उन्होंने। 22 पर पहुंचा दिया था भाजपा जदयू गठबंधन से, 22 पर। और मैं तो ईश्वर से मनाता हूं रोज कि हे भगवान, लालू जी को बेल मिल जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि वो जितना घूमेंगे बाहर उतना ही हमको 2005 के पहले का बिहार का याद कराने की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, आपने मौका दिया। बिहार के अंदर जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी, ये गठबंधन इतना मजबूत है, ये हर तरह की परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए मित्रों, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से बिहार की जनता ने 15 साल हम लोग को सेवा करने का मौका दिया है, और बिहार को और आगे ले जाने के लिए फिर एक बार बिहार की जनता आपके आशीर्वाद से हम लोग को मौका देगी और हम आत्मनिर्भर बिहार का सपना पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी कि आज बिहार अग्रसर, आत्मनिर्भर बिहार के अग्रसर बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी
बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के उद्घाटन भी किए हैं। पिछले दिनों मत्स्य जीवी संपदा की दृष्टि से भी बिहार के अनेक क्षेत्रों में भी उद्घाटन हुए हैं। और हम लोग के बीच में अलग अलग क्षेत्रों से चूंकि उत्पादन को और जिन्होंने पहचान देने की काम की है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी पुरस्कृत करने का काम किया है। वैसे वस्तु भी लेकर अलग अलग स्थानों पे आए हैं, तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पर हम लोग अपने स्थान पर क्रय भी करते हैं और लोकल को वोकल की दृष्टि से भी अखिल भारतीय पहचान भी बनी है। और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी जहां भी जाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित तौर पर उल्लेखित भी करते हैं और लोकल के वोकल और विशेष करके मधुबनी पेंटिंग को भी एक पहचान देने का काम जो हुआ है पूरे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जिनको पुरस्कृत होने का काम हुआ है मास्टर क्राफ्ट के रूप में, वैसे मधुबनी से महानवा देवी जी जिंदावरपुर की मधुबनी से यहाँ उपस्थित है। उनसे आग्रह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग्स और साथ साथ मधुबनी से जो वस्तु वहाँ पर साफा और ये देने का काम करेगी महानवा देवी जी, और साथ ही साथ माननीय प्रभारी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देने का काम करेगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत बनाने का काम करे। लोकल और वोकल के लिए जो उनका अहम योगदान और हम लोग लगातार इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो हम बोल रहे हैं ना। मधुबनी से वहां से चलकर आई है महानवा देवी जी मास्टर क्राफ्ट के रूप में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपसे आग्रह है कि मंचस्थ अपने आज तक हमारा पति भैया जी मास्क भी जो मधुबनी पेंटिंग से है वो भी देने का काम कर रही है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार थारू समाज के द्वारा जो सिक्की ग्रास क्राफ्ट के द्वारा थारू समाज बेतिया में, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी पेंटिंग से अभिनंदन करेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी माननीय भूपेंद्र यादव जी, उनको भी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग देकर स्वागत करने का काम करेंगे। सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करने का काम करेंगे। और आपको ज्ञात हो कि थारू समाज के द्वारा जो सिक्की ग्रास क्राफ्ट को बहुत माइन्यूट वहां से वो लोग बुनने का काम करते हैं, आज जो सामान रखने का वो वस्तु यहां पर लेकर आए हैं। आग्रह है कि वो भी हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो सिक्की ग्रास के द्वारा निर्मित वस्तु है वो देने का काम करेंगे। थारू समाज के बेतिया से आए हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन से स्वागत और अभिनंदन करने का काम करें। इन वस्तुओं को जितना वोकल बनाने का काम करेंगे, आत्मनिर्भर बिहार के लिए अग्रसर निश्चित तौर पर होने का काम हो रहा है। और मंचस्थ अपने माननीय अध्यक्ष जी, माननीय भूपेंद्र जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, सभी को देकर अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। और अलग अलग प्रकार के पीतल के वस्तु लेकर आए हैं राजेश जी और भीम जी, जो एमएससी के द्वारा भी पुरस्कृत होने का काम हुए हैं। तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपको देने का काम कर रहे हैं पीतल के वस्तु से। हम लोग के बीच में मखाना को भी एक उत्पाद को पहचान देने वाले सत्यजीत जी भी उपस्थित हैं। लीची को उत्पाद देने वाले केपीएस केसरी जी भी उपस्थित हैं, जो लोकल को वोकल बना के एक वैश्विक पहचान देने का काम किए हैं। अब मैं हम लोगों के इस ऐतिहासिक क्षण को जो गणमान्य पट्टा के उपस्थित सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, माननीय पद्मश्री, विभिन्न चैम्बर के, कॉमर्स के उद्यमी, माननीय मंत्रीगण सब लोग उपस्थित हैं। इस ऐतिहासिक क्षण को
संबोधित करने के लिए मैं पटना के लाल और आपके अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से आग्रह करता हूं कि इस ऐतिहासिक क्षण को जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार को संबोधित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी। लॉन्च वाले कहाँ गए? जी लॉन्चिंग एक सेकंड बस। लॉन्चिंग के लिए आत्मनिर्भर बिहार के लॉन्चिंग के लिए उद्बोधन के पूर्व माननीय अध्यक्ष जी से मिस्ड कॉल के और गीत और मिस्ड कॉल से लॉन्चिंग करेंगे। आपसे आग्रह है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लॉन्चिंग करने का काम करेंगे। जो गीत तैयार हुए हैं और मिस्ड कॉल करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो गाना है और मिस्ड कॉल नंबर जो वेबसाइट का अनावरण है आपसे आग्रह है कि करने का काम करेंगे। चले सबकी साझेदारी घर घर आई बिजली रानी गली गली पक्की सड़कें सजाई कर ले तैयारी हर बिहारी बने आत्मनिर्भर बिहार जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार समय की करवट बदल देता है। टेके हुए घुटनों को उठे हुए सिरों में बदल देता है। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ बिहार में मोहनलाल करमचंद गांधी जी को महात्मा बना दिया, बापू बना दिया। स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों किसानों के सामने भूमिहीनता का संकट आया तो विनोबा जी ने उदान आंदोलन शुरू किया था और तीसरी बार जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया तो इसी धरती के नायक बाबू जयप्रकाश जी उठ खड़े हुए और लोकतंत्र को बचा दिया। इतिहास साक्षी है, हर एक बिहारी के पास है तीक्ष्ण विचारों की ताकत, धारदार अनुमानों से बिहार को आगे बढ़ाने की ताकत। तो अपने सुझावों का पिटारा खोलो बिहार। भाजपा है तैयार करने आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण। ला रही है आपके द्वार एक महाअभियान। सुझाव आपका, जिम्मेदारी हमारी।
अटल जी से लेकर मोदी जी तक बिहार के लिए हमेशा बड़े लक्ष्य रखती आई है भाजपा। याद है ना, आज से ठीक 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ का बड़ा पैकेज दिया था बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए। राज्य के लिए, बिहार प्रदेश के लिए, भारत का सदियों तक मार्गदर्शन करने वाली बिहार की धरती के लिए हमारा 3 सूत्री कार्यक्रम है। ये बिहार राज्य के लिए बिजली, पानी और सड़क, हर गांव ही नहीं, हर घर तक पहुंची बिजली, गांव की मुख्य सड़क ही नहीं, हर गली नली तक पहुंची सड़क पक्की, हर घर तक पहुंच रहा है नल से साफ पानी। एक जमाने में ना एम्स हुआ करता था, ना ही उच्च शिक्षा के संस्थान। आज ये सभी है, IIM, IIT, एम्स। आज एक क्लिक पर बिना एक पैसे के लीकेज के PM किसान का पूरा पैसा खाते में आने लगा है। रसोई घर धुएं से मुक्त हो रहे हैं और पंचायतें गंदगी और खुले में शौच से। पिछले 15 साल के सुशासन से आज बिहार में बिजली, पानी, सड़क जैसे चुनावी मुद्दों का दी एंड हो चुका है। आज का बिहार मांग रहा है डिजिटल हाईवेज, स्टार्टअप्स प्रोत्साहन, घर घर गैस की लाइनें और इलेक्ट्रिक ट्रेनें और विशाल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले 5 सालों की तरह अब आइए आने वाले 5 सालों के लिए और भी बड़े लक्ष्य रखते हैं, और ये होगा आपके सटीक सुझावों से। तो फोन उठाइए और मिस्ड कॉल दीजिए 6357171717 पर। आप व्हाट्सएप पर भी अपने सुझाव दे सकते हैं या आत्मनिर्भर बिहार 2020.com पर भी लिख सकते हैं, या फेसबुक ID @आत्मनिर्भर बिहार 2020 के जरिए या #आत्मनिर्भर बिहार से ट्वीट करके भी अपने सुझाव रख सकते हैं। हमारा बिहार तो सत्याग्रह की धरती है। आने वाले साल में जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, अब हम आत्मनिर्भरता की ओर बड़ी छलांग लगा रहे होंगे। प्रमाण प्रत्यक्ष है, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, और साथ ही जन जन की भी यही है पुकार, आत्मनिर्भर बिहार। सुझाव आपका, जिम्मेदारी हमारी। विधिवत गाना और मिस्ड कॉल का वेबसाइट का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। अब मैं उद्बोधन के लिए हम लोगों के प्रिय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी से आग्रह करता हूं कि आकर हम लोग को संबोधित करें। माननीय JP नड्डा जी। आज के इस आत्मनिर्भर बिहार के लॉन्चिंग के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील और जुझारू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी, राज्यसभा के सदस्य और राष्ट्रीय महामंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और बिहार के नेता उप मुख्यमंत्री सम्माननीय सुशील मोदी जी, आज के मंच संचालक और यहाँ के स्थानीय विधायक, युवा साथी, युवा कार्यकाल से हमारे साथी संजीव चौरसिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी भारत सरकार में मंत्री, पूर्व मंत्री, सांसदगण, भारत सरकार में मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री और बिहार के सभी और पटना के विशेष करके सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, हमारे बहुत से यहाँ पर अतिथि जो पद्मश्री जिनको से सम्मानित हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम में मेरी ओर से भी और बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस शुभ अवसर पर आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत है। मैं अपने आप को
खुशनसीब समझता हूं कि मुझे आत्मनिर्भर बिहार के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में अपने आप को संबद्ध करने का सौभाग्य मिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा इस धरती से विशेष नाता है और मैं बैठा बैठा सोच रहा था जब सुशील मोदी जी बता रहे थे कि ये सड़क बन गई, वो सड़क बन गई, तो मैं इतना तो बड़े गर्व के साथ भी कह सकता हूं और ऑथेंटिसिटी के साथ कह सकता हूं कि इसका बदलता बिहार और बदलने की कल्पना का बिहार, इसका चश्मदीद गवाह हूं तो मैं हूं, ये मैं बहुत गौरव से कह सकता हूं। मुझे याद है इन्होंने अभी कहा कि 61 से लेकर के 90 तक इतने सालों में, मुझे याद है कि जब मैं बचपन में काठमांडू जाया करता था तो पहले एलसीटी घाट, फिर स्टीमर, फिर उसके बाद उतरो, फिर वहां से रोड पकड़ो और पकड़ते पकड़ते रक्सौल पहुंचो। आज जब मैं चर्चा करता हूं कि मैंने मुजफ्फरपुर जाना है तो कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए। ये अंतर मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं अभी पटनेश्वरी देवी जी के दर्शन करके आया, मां पाटन के देवी के दर्शन करके आया। पता ही नहीं चला चिड़िया ताल पुल कहां है, पता ही नहीं चला रेलवे स्टेशन कहां है। सब चीजों में बदलता हुआ और मिनटों में वहां पहुंच जाना। पहले पटना सिटी जाना मतलब शायद पसीना बहाने के बराबर और आधा दिन बर्बाद करने के बराबर होता था। यह परिवर्तन हमने देखा है और यह परिवर्तन बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार के माध्यम से आया, लेकिन भारत की संस्कृति में और भारतीय राजनीतिक परिवेश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन राजनीतिक संस्कृति का 2014 के बाद आया है। इसको हमको समझना चाहिए। 2014 के पहले नेताओं का वक्तव्य क्या होता था? हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करने का प्रयास करेंगे, हम कर नहीं पा रहे हैं। और 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति क्या बदली? वो ये बदली कि हम कर सकते हैं और हम करके दिखाएंगे। यह परिवर्तन हमको देखने को मिला है। और फिर मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता हूं। किसने मना किया था 2014 से पहले कि 18,000 गांव जो बिजली के बगैर हैं उनको बिजली दे दो? लेकिन ये मोदी जी का इंतजार कर रहा था। किसने कहा था कि 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के घरों में रहते हैं, उनको बिजली प्रदान करो? नहीं कर सके। उसके लिए मोदी जी का इंतजार करना था। मोदी जी आए और आज 2.5 करोड़ घरों में बिजली मुफ्त पहुंचाई गई है। इस बात को समझना चाहिए। किसने कहा था कि करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब पहुंचाने में किसने रोका था? किसने कहा था कि 8 करोड़ बहनों के घर में चूल्हा ना जलने की स्थिति पैदा हो और लकड़ी का ईंधन जलाए, वहां गैस का चूल्हा पहुंचाओ? आपने इसकी चिंता नहीं की। और मैं तो स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि उज्ज्वला योजना सिर्फ घर का चूल्हा जलाने की योजना नहीं है। यह ट्यूबरक्लोसिस से लेकर के फेफड़े की बीमारी को जड़मूल करने का निदान है। इसको भी हमको समझना चाहिए। आने वाले समय में हेल्थ के रिकॉर्ड्स और हेल्थ के स्टेटस बताएंगे कि सिर्फ लकड़ी के चूल्हे के कारण और कोयले के चूल्हे के कारण ट्यूबरक्लोसिस की संख्या और फेफड़े की बीमारी की संख्या क्या होती थी और आज आने वाले समय में बीमारी की संख्या क्या रहने वाली है, यह अंतर पड़ने वाला है। किसने मना किया था कि देश के लगभग 40% आबादी, 55 करोड़ की जनता को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज गरीब लोगों को देने के लिए किसने रोका था? और मोदी जी के आने के बाद यह कैसे संभव हुआ? और इतना ही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस मुझे बुला करके अपने भाषण में कहते हैं, कम मिस्टर नड्डा एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट इज आयुष्मान भारत एंड शो द डिफरेंस विद इट। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि नेतृत्व के मन में आया कि हम कर सकते हैं और हमने करके दिखाया और परिवर्तन लाया है। इस बात को समझना चाहिए। अब ये कोरोना की महामारी, लड़ तो अमेरिका भी रहा था, लड़ तो यूरोप के देश भी रहे थे, लड़ तो अन्य देश भी रहे थे,
लेकिन लड़ने में नेतृत्व की स्पष्टता नहीं थी, विजनरी नहीं थे। मन में प्रश्न था, जान चाहिए या जहान चाहिए। मन में प्रश्न था कि लॉकडाउन चाहिए या इकोनॉमी चाहिए। पाश्चात्य देशों ने जो हमसे स्वास्थ्य में बहुत अच्छे खड़े थे, वो उन्होंने अपने आप को असहाय और लाचार महसूस किया। उनकी स्वास्थ्य की सिस्टम चरमरा गए, लड़खड़ा गए, असहाय महसूस हुए। यह मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से डेथ रेट वहां बढ़ा, जिस तरीके से स्पेन में, जिस तरीके से इटली में, और इनके देश की संख्या क्या, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन, ये 130 करोड़ का देश, 1.3 बिलियन पीपल। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल्ड और टाइमली डिसीजन लेकर के इस देश के 130 करोड़ जनता की जान बचाई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और कहा कि जान है तो जहान है। और बाद में जब स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कर ली तो फिर क्या कहा कि जान भी है और जहान भी है, काम भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत करूं, यहां सुनील चौबे जी बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत की इन्होंने। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से सरकार ने चल, एक भी कोविड हॉस्पिटल नहीं था, एक भी। और आज 1659 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं, यह हमको समझना चाहिए। एक भी कोविड का डेडिकेटेड बेड नहीं था, आज 12 लाख से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी, मैं जानता हूं, आपका सैंपल एनआईवी पुणे जाता था। डॉक्टर साहब मैं ठीक बोल रहा हूं, डॉक्टर जायसवाल जी, अध्यक्ष जी, हवाई जहाज से एनआईवी पुणे जाता था। और वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक इंस्टीट्यूट थी जहां की कोविड का टेस्ट होता था। आज हमारे यहां 1600 से ज्यादा टेस्टिंग लैब्स हैं और हमारे यहां प्रतिदिन, पहले 1500 टेस्टिंग होती थी, आज हमारे यहां प्रतिदिन 11 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। यह फैसिलिटी आकर के खड़ी है। और अब मैं आत्मनिर्भर भारत की बात करूंगा। यह आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखिए आप। जब कोविड लगा तो हमारे यहां पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट विदेश से आता था और चाइना से भी आता था। और फिर चर्चा होती थी कि यह सस्ता मटेरियल है, यह घटिया मटेरियल है। चाइना जानता था, इस तरीके की बातें लोग आपस में चर्चा करते थे। मोदी जी ने देश के उद्यमियों को जगाया और कोविड के लॉकडाउन के उठने से पहले 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बनाने की कैपेसिटी भारत ने पैदा कर ली। यह हमको समझना चाहिए। 4,50,000 करोड़ पर डे के हिसाब से पीपीई किट बनता है। आजकल एक हॉस्पिटल में एंट्री करने वाला भी पीपीई किट पहन करके आज जा रहा है, क्योंकि 4,50,000 पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यह देश पैदा कर रहा है पर डे। इतना ही नहीं, वेंटिलेटर्स, प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ रुपए दिए और कहा कि पीएम केयर फंड में वेंटिलेटर्स खरीदो। देश के उद्यमियों को जगाया। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि इस देश में बनने वाले 3 लाख वेंटिलेटर्स बने हैं और 3 लाख वेंटिलेटर्स ऑपरेटिव हुए हैं। यह हमको समझना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को लेकर के जब हम चले, और मैं बिहार प्रदेश को बधाई देना चाहता हूं। आपने मोदी जी के मंत्र को बहुत जल्दी पकड़ा और आपने आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा को शुरू किया है। यह आत्मनिर्भर बिहार की यात्रा बिहार की तस्वीर भी बदलेगा, तकदीर भी बदलेगा और बिहार को मुख्य धारा में आगे ला करके खड़ा करेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को, 3 लाख करोड़ रुपए की एमएसएमई सेक्टर में कोलैटरल लोन देना है। 1,10,000 करोड़ रुपए बच चुके हैं। 3 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स होने में 1,10,000 करोड़ बच चुके हैं। बहुत सस्ता लोन और सब लोगों को आजीविका खड़ा करने का उद्देश्य। और यही नहीं, एमएसएमई सेक्टर का डेफिनेशन को भी डाइल्यूट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एमएसएमई सेक्टर में आ सके। इस बात की चिंता की गई है। मेरा निवेदन है बिहार के एक एक कार्यकर्ताओं से कि आप एमएसएमई सेक्टर की गहराई से पढ़ाई करें
और हमारे नौजवान उद्यमियों को प्रेरित करें और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए फिर से हम प्रयास करें। और उसमें हमारा एक कैटलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए, एक फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए, एक फैसिलिटेट करने का हमको योगदान होना चाहिए। और यह भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को करना पड़ेगा। मैं आग्रह करूंगा कि युवा मोर्चा इस काम को अपने हाथ में ले। उसी तरीके से किसान मोर्चा, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है एग्री सेक्टर में। मोदी जी ने आपदा को अवसर में बदल दिया है, ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। अब यह हमारी जिम्मेवारी, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको धरती पर उतारें। और मैं गांव से आता हूं, मुझे मालूम है गांव में अगर हमारे प्रधान जी और एमएलए साहब 50,000 रुपए दे देते थे ना, तो अगले चुनाव तक गुण गाते थे, देखो 50,000 दिया था, देखो 50,000 दिया था। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही। आज 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च होना है। वैल्यू एडिशन करो, मार्केटिंग के लिए सप्लाई चेन को बढ़ाओ, गोडाउन बनाओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ अपने उत्पाद को जीआई के माध्यम से जोड़ करके उसकी दुनिया में पहचान बनाओ, वोकल फॉर लोकल बनो। इस काम को करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार का एक भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जो बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से लगे, ताकि वह तय कर सके कि उनके इलाके में गांव की तस्वीर कैसे बदलेगी। बहुत से प्रावधान है, पढ़िए। सड़क कैसे बनेगी, हमारा प्रोड्यूस दुनिया में किसी बिचौलिए के बगैर किस तरीके से दुनिया में जा सकेगा, हम उसका दाम कैसे तय कर सकेंगे, हम अपने प्रोड्यूस को, हम अपने उत्पाद को किस तरीके से दुनिया में प्रतिलक्षित कर सकेंगे, हम उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकेंगे। यह सब फार्म गेट 1 लाख करोड़ रुपए में स्थापित है। योजना आप बनाएंगे और मोदी जी का 1 लाख करोड़ रुपए आपके लिए समर्पित है। आपने तस्वीर बदलनी है किसानों की, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह जरूर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में सभी विधायक, सभी सांसद, आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर बिहार बनना है, तो आत्मनिर्भर इस दृष्टि से भी हमको काम करना है। अब अगर मैं बात करूं आपके यहां मखाने की बात कर लीजिए, लीची की बात कर लीजिए। मखाना तो आप डोमिनेट करते हैं, 90% दुनिया का मखाना बिहार का है, 90%। और उसमें भी नॉर्थ बिहार लगभग उसमें से 80% डोमिनेट करता है। अब इसका वैल्यू एडिशन करना, इसका मार्केटिंग करना, इसका जीआई इंडेक्स बनाना, उसको जीआई को इंप्लीमेंट करना, अनुसंधान कराना, उसकी प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना, उसकी अच्छी पैकेजिंग बनाना। और मैं एक बात जरूर कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, मैं मंत्री के बतौर आपको बताना चाहता हूं, सरकार की स्कीम होती है और जनता होती है, उसके बीच में रोड़े लगाने के लिए बहुत से लोग होते हैं। जनप्रतिनिधि का काम है कि उन सारे रोड़ों को हटाते हुए सीधा सरकार की जो स्कीम है वो जनता के बीच में पहुंचे, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसलिए मैं जनप्रतिनिधियों को ये कहना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेवारी है, पूछो, बताओ भाई कितने हेक्टेयर मखाना हुआ, बताओ इतने हेक्टेयर में कितना प्रोड्यूस हुआ, इस प्रोड्यूस को कैसे बढ़ा सकते हो, इसका प्रोड्यूस कैसे बढ़ सकता है, इसमें वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, इसमें जीआई इंडेक्स कैसे लग सकता है, और जीआई के साथ इसको जोड़ करके हम कैसे इसकी यात्रा और अच्छी कर सकते हैं, इसकी हम ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें हमको इन्वॉल्व होने की जरूरत है। उसी तरीके से आपके यहां लीची इंडस्ट्री है। अब मुजफ्फरपुर तो स्वीट सिटी कहा जाता है। मुजफ्फरपुर का लीची और उसका पल्प और उसका छोटा बीज, और वो क्या, मैं शाही लीची है, शाही लीची। हाँ, देखिए रमा देवी बता रहे हैं, नए नए नाम के साथ ये ब्रांडिंग हुई है। इन सभी को बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें सेतु होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता उस विकास में। अब लीची में पल्प बनता है, जूस बन सकता है,
उसके उसके अन्य प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है, उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो सकता है। इन सब में हम लोगों का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, तब बनेगा आत्मनिर्भर बिहार। इस आत्मनिर्भर बिहार के दूत बनना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनना है। अगर उसका एम्बेसडर बनना है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बनना है। शुगर मिल, देखिए मैं फर्क बताता हूं, दो फर्क है। बचपन में हमने देखा है पॉलिटिकल लीडरशिप चरमराई हुई थी। पॉलिटिकल लीडरशिप के पास पॉलिटिकल विल नहीं था, पॉलिटिकल विल नहीं था, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, और इसके कारण सारा स्ट्रक्चर चरमराया हुआ था। आज परिवर्तन यह है कि मोदी जी से लेकर के नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी पॉलिटिकल विल से काम कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति। इसलिए स्टेट का स्ट्रक्चर आपका मजबूत है। दूसरी बात, नेता अच्छा हो, स्कीम अच्छी नहीं हो तो भी नहीं चलता, और बहुत से ऐसे कार्यक्रम हुए। आज पॉलिटिकल विल भी था और पॉलिटिकल विल के साथ नेता के साथ साथ कार्यक्रम भी थे। अगर आयुष्मान भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15,000 करोड़ रुपीस एक मुश्त रख दिया, तो फिर ये मेरी जिम्मेवारी थी ना कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल आयुष्मान भारत करने का काम भारत की धरती पर किया जाए, और उसको हम लोगों ने पूरा किया है। तो हम लोगों को इंप्लीमेंट करने के लिए नेता भी है और कार्यक्रम भी है। अब कार्यक्रम को इंप्लीमेंट करने का जिम्मा हमारा आता है। अब शुगर फैक्ट्रीज है, शुगर फैक्ट्रीज को भी, उसका भी प्रोड्यूस कैसे बढ़े, उसमें भी हम किस तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग आपने मुझे भी दी, आपने भी वोकल फॉर लोकल के तहत हमको बहुत से अपने प्रोड्यूस हमारे को दिखाए, आपने दिया भी मुझे और सम्मानित भी किया। इसकी ब्रांडिंग कैसे हो सकती है, यह हमको चिंता करने की जरूरत है, और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हों, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। अभी देखिए स्ट्रीट वेंडर्स देश में 50 लाख है। कौन है बेचारे? रेडी वाले, फेड़ी वाले, ठेला वाले। 10,000 रुपए देने का मोदी जी ने स्कीम दी है। अब रेडी वाले को बैंक के दरवाजे तक लाने का काम किसका है? यह हमारा काम है, यह हमको जिम्मा लेना पड़ेगा। 5,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। हमारे उत्पाद को बढ़ाने के लिए, सिर्फ उत्पाद को बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मोदी जी ने कॉन्सेप्ट बनाया कि अगर हमारे लोग आत्मनिर्भरता की ओर चलते हैं और जो हमारे में उद्यम की ताकत है, तो हम इसका उपयोग क्यों न करें और उनको हम क्यों न सहायता दें। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर सेक्टर को, 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को, 10,000 करोड़ रुपए हमारे रेडी वालों के लिए, उसी तरीके से 20,000 करोड़ रुपए हमारे उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ये सबका हमको उपयोग करना है। और इसलिए मैं जहां बिहार की बदलती तस्वीर देख रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और विजयश्री हासिल करेंगे नीतीश जी के नेतृत्व में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी का दूत, कार्यकर्ता, उसको आगे आना पड़ेगा। बिहार की जनता इंतजार कर रही है। मैं मन पढ़ चुका हूं, वो जान चुके हैं। आप लोग बहुत समय इन बातों पर लगाते हैं कि हम आरजेडी पर बोले, हम पर, आपसे ज्यादा बिहार की जनता उनको जानती है, अच्छी तरीके से जानती है। अब कंसंट्रेट इस बात पर करो कि लोगों ने ताकत हमको देनी है, हमने बिहार की तस्वीर कैसे बदलनी है, इसकी हमको चिंता करने की जरूरत है। यह हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। दे हैव डिसाइडेड, वी हैव टू डिसाइड हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द पीपल ऑफ बिहार, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज द सिचुएशन इन बिहार, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं इस बात के लिए पूरा विश्वास है मुझे कि आत्मनिर्भर बिहार का जो आपने कॉन्सेप्ट आगे लिया है, ये लोगों को रोजगार भी देगा, स्वाभिमान भी बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो साफ कहा कि दक्षिण हिस्सा और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा अगर भारत का अच्छा हो और पूर्वी हिस्सा अगर कमजोर हो तो उसको विकास नहीं कहते। विकास तब होगा जब पूर्वी हिस्सा भी, पूर्वांचल भी उसी के बराबर आकर के खड़ा होगा। और मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि जब बिहार के लोग बाहर जाकर के देश की तस्वीर बदल सकते हैं, तो वो बिहार के लोग बिहार की तस्वीर कैसे नहीं बदल सकते, ये बात हमको समझना चाहिए। और इसलिए
आप ही, मैं तो देखो, मैं तो इसी धरती में पला बढ़ा। बिहार का आईएएस का कैडर उठाकर देख लो तो आपको 100 में से 25-30 बिहार के मिल जाएंगे। आप डॉक्टरों की संख्या उठा करके देख लो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप एम्स चले जाओ और एम्स की फैकल्टी को देख लो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप जुडिशरी में जाकर के खड़े हो जाओ, वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के नाम गिनना शुरू करो, आपको बिहार मिल जाएगा। आप जुडिशरी में जो जजेस के नाम ढूंढना शुरू करो, आपको बिहार मिल जाएगा। बिहार हैज बीन अ लीडर एंड इट हैज टू लीड इन बिहार ऑल्सो, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम लीडर हैं। और मैं कहने के लिए कि नहीं कह रहा हूं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का रोल उठा करके देख लो, जेएनयू का रोल कॉल उठा करके देख लो, 50%, 60% बिहार, 40% बिहार। तो बिहार उद्यमी है, बिहार बढ़ने वाला है, बिहार नया सोच लेकर के चलने वाला है। मैं जब पॉलिटिक्स में आया और आज तो मैं देखता हूं कि किसी सेक्रेटरी को उठाकर देखो, या तो वो मेरा सीनियर था या मेरा जूनियर था। किसी पुलिस के ऑफिसर को उठा करके देखो, रॉ से लेकर के सीआईएसएफ से लेकर के किसी का डीजी उठा करके देख लो, या तो वो मेरा सीनियर था या जूनियर था। सब बिहार के निकले हुए लोग हैं। और यही बिहार है। ये तब निकले जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा पर था। यह भी हमको समझना चाहिए। अंडरस्टैंड बिहार, समझिए बिहार को। एक तरफ आंदोलन कर रहा था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ यही बिहार के सपूत आज जो देश को नेतृत्व दे रहे हैं, वो उस समय अपनी पढ़ाई की और शिक्षा दीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे। तो जो दुनिया में देश में अपना नाम स्थापित कर सकते हैं, वो बिहार को क्यों नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है। मुझे पूरा विश्वास है। ये किसके पास ये ताकत है कि सारे बूथों पर, हमारी बूथ संख्या कितनी है, 73,000 जगह पर सप्तऋषि हो। ये किस पार्टी में है? ये भारतीय जनता पार्टी में है, जहां 73,000 स्थानों पर सप्तऋषि हो। और कितनी मेहनत से किया होगा आपने, कितना पसीना बहाया होगा आपने, कहां कहां आप गए होंगे। और ये कोरोना काल में, यानी आधे से ज्यादा संक्रमित हो गए लेकिन काम नहीं छोड़ा। ये आपकी ताकत है। तो इन सभी ताकतों को ध्यान में रखते हुए आज मुझे आप सबके बीच में आने का मौका मिला है। मैं यहां जब भी आता हूं तो मैं अपने घर महसूस करता हूं कि मैं घर आया हूं। इस कार्यालय के नक्शे कितने बदले हैं शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, आपसे ज्यादा मुझे मालूम है कि पहले हरे रंग की खिड़कियां होती थीं, आज वो खिड़कियां दिखती ही नहीं हैं। तो मेरा संबंध तो ऐसा है कि जिसका लालन पालन सब जगह, यहां कोई ऐसे राष्ट्र के नेता, देश के नेता नहीं थे जिनको मैंने बिहार में अपनी गाड़ी में बैठा करके उनकी ड्राइवरी न की हो। मैं इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि राजनीतिक चेतना मेरी बचपन में कैसे पैदा हुई उसका भी प्रमाण बिहार है। इसको भी हमको समझना चाहिए। तो ठीक है कि मुझे हिमाचल जाने का मौका मिला, लेकिन उसकी चेतना कहां थी। रवि बाबू हमारे कॉलेज में आया करते थे और लेक्चर दिया करते थे। मैं स्टूडेंट्स को जुटाया करता था और इमरजेंसी के दौरान में लाठी चार्ज हो जाता था कॉलेज के अंदर। तो वो भी हम लोगों ने जमाना देखा है। रामकृपाल बाबू उस समय नेता हुआ करते थे, नंदू जी हमारे साथ युवा मोर्चा में काम करते थे, अश्विनी जी छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे। तो ऐसा समय भी देखा है। मैं ये महसूस करता हूं कि आज आत्मनिर्भर बिहार में मुझे आने का सौभाग्य मिला। इसके लॉन्चिंग में आप सब लोग मिलकर के बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आने वाली सरकार जो एनडीए की सरकार होगी वह विकास युक्त होगी और आगे बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बिहार के पूरा स्नेह और पूरा प्रेम वास्तव में निश्चित तौर पर यह बड़ा सौभाग्य का विषय भी है कि आत्मनिर्भर बिहार के निमित्त आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। अब हम लोग आत्मनिर्भर बिहार के लिए, इस संकल्प के लिए हम लोग के बीच में मुख्यालय प्रभारी माननीय सुरेश रुंगटा जी, उनसे आग्रह करते हैं कि हम लोग खड़े रहकर संकल्प लेने का काम करेंगे। संकल्प के लिए मैं सुरेश रुंगटा जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेश रुंगटा जी।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म सद्भाव के व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं देश के स्थानीय उत्पादों को एवं निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की जय। वोकल फॉर लोकल का प्रतिज्ञा हम लोगों ने ली है। अब बिहार के उत्पादों को बढ़ा। धन्यवाद। अभी बोल रहे हैं, हम बता दें। अभी हम लोगों ने अब बिहार के उत्पाद के लिए निश्चित तौर पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने संकल्पित भी हुए हैं। यहां से निकलने के पश्चात आप लोगों से आग्रह है कि आत्मनिर्भर बिहार रथ का शुभारंभ झंडी दिखा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन के बाद ही हम लोग यहां से उठने का काम करेंगे। यह आत्मनिर्भर बिहार रथ अपने अपने स्थानों से होते हुए और मिस्ड कॉल के माध्यम से भी अधिक से अधिक लोगों का मिस्ड कॉल कराने का भी काम करेंगे। जो नंबर आया है जो आत्मनिर्भर2020.com, उस पर भी हम लोग अधिक से अधिक लोगों को जाकर वेबसाइट पे जाने का काम और मिस्ड कॉल करवाने का भी काम करेंगे। और बाहर लॉन्चिंग के बाद ही जो बिहार रथ है उसका उद्घाटन और शुभारंभ झंडी दिखाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अब इस कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए राजेश वर्मा जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित करें और उसके तत्पश्चात वहां जाकर रथ को हरी झंडी दिखाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं पूरे बिहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत ही आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज बिहार में इस आत्मनिर्भर बिहार अभियान का शुभारंभ किया है। मैं इसी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। इसके लिए पुनः मैं उनको बहुत आभार प्रकट करता हूं। अपने राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के जिनके कुशल नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, ऐसे माननीय भूपेंद्र जी का भी हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं। बिहार की जनता के तरफ से अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, बिहार के अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।